नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अमरकांत बनारस छोड़कर चला जाता है। वो गांव-गांव विचरता रहता है। तभी उसकी मुलाकात एक गांव में एक सलोनी नाम की बुढ़िया से होती है। ये गांव उसे काफी खूबसूरत भी लगता है, इसी वजह से वो यहाँ रुकने का निश्चय करता है। गांव के कुछ सम्मानित और बड़े व्यक्तियों से उसका परिचय भी होता है। वो इस गांव में रुककर यहाँ खेती करता है और बच्चों को पढ़ा के अपने दिन व्यतीत करता है। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 12। 3 महीने तक अमर ने किसी को खत न लिखा। कहीं बैठने की ही मोहलत न मिली। सकीना का हाल जानने के लिए हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। नैना की भी याद आ जाती थी। बेचारी रो रो कर मरी जाती होगी। बच्चे का हंसता हुआ फूल समा मुखड़ा याद आता रहता था। पर फिर कहीं अपना पता ठिकाना हो तब तो खत लिखे। सकीना, सलीम और नैना के नाम। सकीना का पत्र सलीम के लिफाफे में ही बंद कर दिया था। आज जवाब आ गए हैं। डाकिया अभी दे गया है। अमर गंगा तट पर एकांत में जाकर इन पत्रों को पढ़ रहा है। वो नहीं चाहता कि बीच में कोई बाधा हो। लड़के आकर पूछे कि किसका खत है। नैना लिखती है, भला आपको इतने दिनों के बाद मेरी याद तो आई। मैं तो आपको इतना कठोर न समझती थी भैया। आपके बिना इस घर में कैसे रहती हूँ इसकी आपको कल्पना भी नहीं है। आप ही हैं, मैं ही हूँ। 4.5 महीने और आपका एक पत्र नहीं आया, कोई खबर तक नहीं। आंखों से कितने आंसू निकल गए मैं कह नहीं सकती। रोने के सिवा आपने और काम ही क्या छोड़ा। आपके बिना तो मेरा जीवन इतना सूना हो जाएगा मुझे मालूम न था। आपके इतने दिनों की चुप्पी का कारण मैं समझती हूँ, पर वो आपका भ्रम है भैया। आप मेरे भाई हैं, मेरे वीरन हैं। राजा हो तो मेरे भाई हैं, रंग खुद तो मेरे भाई हैं। संसार आप पर हंसे, सारे देश में आपकी निंदा हो, पर आप मेरे भाई हैं। आज आप मुसलमान या ईसाई हो जाएं तो क्या आप मेरे भाई ने रहेंगे? जो नाता भगवान ने जोड़ दिया है, क्या क्या उसे आप तोड़ सकते हैं? इतना बलवान मैं आपको नहीं समझती। भला इससे भी प्यारा और कोई नाता संसार में है? मैं तो नहीं समझती। माँ में तो केवल वात्सल्य है। बहन में क्या है वो मैं कह नहीं सकती, पर वो वात्सल्य से कोमल अवश्य है। माँ तो अपराध का दंड भी देती है, बहन लेकिन क्षमा का रूप है। भाई न्याय करे या अन्याय करे, डांटे या प्यार करे, मान करे अपमान करे, बहन के पास क्षमा के सिवा और कुछ नहीं है। वो केवल उसके स्नेह की भूखी है। जब से आप गए हैं इधर किताबों की ओर ताकने की इच्छा तक नहीं होती। रोना आता है, किसी काम में जी नहीं लगता। चरखा भी पड़ा मेरे नाम को रो रहा है। बस अगर कोई आनंद की वस्तु है तो वो मुन्नू है। वो तो मेरे गले का हार हो गया है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता। इस वक्त तो सो गया है तब ये पत्र लिख सकी हूँ, वरना तो चित्रलिपि में वो पत्र लिखा होता। उसको तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। खैर, भाभी को अब उससे इतना स्नेह नहीं रहा। आपकी चर्चा वो कभी भूल कर भी नहीं करते। धर्म चर्चा और भक्ति में उन्हें अब विशेष प्रेम हो गया है। मुझसे भी बहुत कम बोलती है। रेणुका देवी उन्हें लेकर लखनऊ जाना चाहती थी, पर वो नहीं गई। एक दिन उनके गहू का विवाह था। शहर के हजारों देवताओं का भोज हुआ। हम लोग भी गए थे। यहाँ की गौशाला के लिए उन्होंने 10,000 रुपये दान किए हैं। खैर, अब दादा का हाल सुनिए। वो तो आजकल एक ठाकुर द्वारा बनवा रहे हैं। ज़मीन तो पहले ही ले चुके थे, पत्थर भी जमा हो रहा है। ठाकुर द्वारे की बुनियाद रखने के लिए राजा साहब को निमंत्रण दिया जाएगा। न जाने क्यों दादा अब किसी पर क्रोध नहीं करते भैया। यहाँ तक कि जोर से बोलते भी नहीं। दाल में नमक तेज हो जाने पर जो थाली पटक देते थे, अब चाहे कितना ही नमक पड़ जाए बेचारे बोलते ही नहीं। सुनती हूँ कि असामियों पर भी उतनी सख्ती नहीं करते। जिस दिन बुनियाद पड़ेगी बहुत से आदमियों का बकाया माफ़ भी करेंगे। पठानियन को अब 5 की जगह 25 रुपये मिलने लगे हैं भैया। लिखने को तो बहुत सी बातें हैं, पर लिखूंगी नहीं। आप अगर यहाँ आए
तो छिप कर आइएगा, क्योंकि लोग झल्लाए हुए हैं। हमारे घर तो कोई नहीं आता जाता। दूसरा खत सलीम का है। भाई, मैंने तो समझा था कि तुम गंगा जी में डूब मरे और तुम्हारे नाम को प्याज की मदद से 2-3 कतरे आंसू बहा दिए थे, और तुम्हारी रूह की नजात के लिए एक बरहमन को एक कौड़ी खैरात भी कर दी थी। मगर यार, ये मालूम करके बड़ा रंज हुआ कि आप जिंदा हैं, और मेरा मातम बेकार हुआ। खैर, आंसुओं का तो गम नहीं है, आंखों को कुछ फायदा ही हुआ, मगर उस कौड़ी का जरूर गम है यार। भले आदमी कोई 5-5 महीने तक यूं खामोशी अख्तियार करता है। खैरियत यही है कि तुम यहाँ मौजूद नहीं हो। बड़े क्रीमी खादिम की तुम बने हो। अरे, जो आदमी अपने प्यारे दोस्तों से इतनी बेवफाई करे तो क्रीम की खिदमत क्या खाक करेगा। खुदा की कसम यार, रोज तुम्हारी याद आती है। कॉलेज जाता हूँ तो जी नहीं लगता मेरा। तुम्हारे साथ तो कॉलेज की रौनक ही चली गई। उधर अब्बा जान सिविल सर्विस की रट लगा लगा कर और मेरी जान लिए लेते हैं। अच्छा, आखिर कभी आओगे भी या काले पानी की सजा भोगते रहोगे? कॉलेज का हाल तो यार साबिक दस्तूर है। वही ताश है, वही लेक्चरों से भागना है, वही मैच है। हाँ, कॉन्वेक्शन का एड्रेस अच्छा रहा। वाइस चांसलर ने सादा जिंदगी पर जोर दिया। तुम होते तो उस एड्रेस का मजा उठाते। खैर, मुझे तो फीका मालूम होता था। सादा जिंदगी का सबक तो सब देते हैं, पर कोई नमूना बनकर दिखाता नहीं। ये जो अनगिनत लेक्चरर और प्रोफेसर हैं, क्या सब के सब सादा जिंदगी के नमूने हैं? वो तो लिविंग का स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहे हैं, तो फिर लड़के भी क्यों ना ऊंचा करें? क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोवे वाइस चांसलर साहब? मालूम नहीं सादगी का सबक अपने स्टाफ को क्यों नहीं देते। खैर, प्रोफेसर भाटिया के पास 30 जोड़े जूते हैं और बाज बाज 50 रुपए के हैं। खैर, उनकी बात छोड़ो। प्रोफेसर चक्रवर्ती तो बड़े किफ़ायत शार मशहूर हैं। जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। फिर भी जानते हो कितने नौकर हैं उनके पास? कुल 12। तो भाई, हम लोग तो नौजवान हैं। हमारे दिलों में नया शौक है, नए अरमान है भाई। घर वालों से मांगेंगे, न देंगे तो लड़ेंगे। दोस्तों से कर्ज लेंगे, दुकानदारों की खुशामद करेंगे, मगर शान से ज़रूर रहेंगे। अब ये जहन्नुम में जा रहे हैं तो हम भी जहन्नुम जाएंगे, मगर उनके पीछे पीछे। अच्छा, अब ज़रा सकीना का हाल भी कुछ सुनना चाहते हो क्या? आमा को 20 ही बार भेजा, कपड़े भेजे, रुपए भेजे, पर कोई चीज़ न ली। मामा कहती हैं कि दिन भर में एक आध चपाती खा ली तो खा ली, नहीं तो फिर चुपचाप पड़ी रहती है। दादी से बोलचाल बंद है। कल तुम्हारा खत पाते ही उसके पास भेज दिया था। उसका जवाब जो आया तो उसकी हूबहू नकल ये है। असली खत तो उस वक्त देखने को पाओगे जब यहाँ आओगे, समझे? बाबूजी, आपको मुझ बदनसीब के कारण ये सजा मिली, इसका मुझे बड़ा रंज है। और क्या कहूँ, जीती हूँ और आपको याद करती हूँ। इतना बस अरमान है कि कम से कम मरने के पहले एक बार आपको देख लेती। लेकिन फिर इसमें भी तो आपकी बदनामी ही है, और मैं तो बदनाम हो चुकी। कल आपका खत मिला, तब से कितनी बार सौदा उठ चुका है कि आपके पास चली आऊँ। क्या क्या आप नाराज़ होंगे? खैर, मुझे तो ये खौफ नहीं है, मगर दिल को समझाऊंगी और शायद कभी मरूंगी भी नहीं। कुछ देर तो गुस्से के मारे तुम्हारा खत न खोला, पर फिर कब तक? खत खोला, पढ़ा, रोई, फिर पढ़ा, फिर रोई। रोने में इतना मज़ा है कि जी ही नहीं भरता। अब इंतज़ार की तकलीफ नहीं झेली जाती। खुदा आपको सलामत रखे। देखा भाई, कितना दर्दनाक है। मेरी आंखों में तो बहुत कम आंसू आते हैं, लेकिन ये खत देखकर जब्त न कर सका भाई। बरखुदार, कितने खुश नसीब हो यार तुम। अमर ने सिर उठाया तो उसकी आंखों में नशा था। वो नशा जिसमें आलस्य नहीं स्फूर्ति है, लालिमा नहीं दीप्ति है, उन्माद नहीं विस्मृति नहीं जागृति है। उसके मनोजगत में ऐसा भूकंप कभी नहीं आया था। उसकी आत्मा कभी इतनी उदार, इतनी विशाल, इतनी प्रफुल्ल न थी। आंखों के सामने दो मूर्तियां खड़ी हो गईं। एक विलास में डूबी हुई, रत्नों से अलंकृत, गर्व में चूर। दूसरी सरल माधुर्य से भूषित, लज्जा और विनय से सिर झुकाए हुए। उसका प्यासा हृदय उस खुशबूदार मीठे शरबत से हटकर इस शीतल जल की ओर लपका। उसने पत्र के उस अंश को फिर पढ़ा, फिर आवेश में जाकर गंगा तट पर टहलने लगा। भला
सकीना से कैसे मिले? ये ग्रामीण जीवन उसे पसंद आएगा? कितनी सुकुमार है, कितनी कोमल है वो, और ये कठोर जीवन कैसे आकर उसके दिलजोई करे? उसकी वो सूरत याद आई जब उसने कहा था कि बाबूजी, मैं भी चलती हूँ। ओह, कितना अनुराग था! किसी मसूर को गक खोदते खोदते वैसे कोई रत्न मिल जाए और वो अज्ञान में उसे कांच का टुकड़ा ही समझ रहा है। बस बस इतना ही अरमान है कि कम से कम मरने के पहले आपको देख लेती। ये वाक्य जैसे उसके हृदय में चिमट गया था। उसका मन जैसे गंगा की लहरों पर तैरता हुआ सकीना को खोज रहा था। लहरों को और तन्मयता से ताकते ताकते उसे मालूम हुआ कि मैं बहा जा रहा हूँ। वो चौंक कर घर की तरफ चला। दोनों आंखें तर, नाक पर लाली और गालों पर आर्द्रता। गांव में एक आदमी सगाई लाया है। उस उत्सव में नाच गाना भोज हो रहा है। उसके द्वार पर नगड़ियां बज रही हैं। गांव भर के स्त्री पुरुष बालक जमा हैं और नाच शुरू हो गया है। अमरकांत की पाठशाला आज बंद है। लोग उसे भी खींच लाए हैं। पयाग ने कहा, अरे चलो भैया, तुम भी कुछ करतब दिखाओ। सुना है तुम्हारे देश में लोग खूब नाचते हैं। अमर ने जैसे क्षमा सी मांगी। भाई देखो, मुझे तो नहीं नाचना आता ना, लेकिन उसकी इच्छा हो रही है कि अगर नाचना आता तो इस समय सबको चकित कर देता। युवकों और युवतियों के जोड़े बंधे हुए हैं। हर एक जोड़ा 10-15 मिनट तक थिरक कर चला जाता है। नाचने में कितना उन्माद, कितना आनंद है, अमर ने न समझा था। एक युवती घूंघट बढ़ाए हुए रंगभूमि में आती है। इधर से पयाग निकलता है। दोनों नाचने लगते हैं। युवती के अंगों में इतनी लचक है, उसके अंग विलास में भावों की ऐसी व्यंजना है कि लोग मुग्ध हुए जाते हैं। पयाग ने कहा, अरे देखते हो भैया, भाभी कैसा नाच रही है। अपना जोड़ नहीं रखती भाभी। अमर ने विरक्त मन से कहा, हाँ देख तो रहा हूं। अरे मन हो तो उठो ना, मैं उस लौंडे को बुला लूं। नहीं, मुझे नहीं नाचना है। मुन्नी नाच रही थी कि अमर उठकर घर चला आया। ये बेशर्मी अब उससे नहीं सही जाती। एक ही क्षण के बाद मुन्नी ने आकर कहा, अरे तुम चले क्यों आए लाला? क्या मेरा नाचना अच्छा न लगा? अमर ने मुंह फेर कर कहा, क्या मैं आदमी नहीं हूं कि अच्छी चीज को बुरा समझूं? मुन्नी और समीप आकर बोली, तो फिर क्यों चले आए? अमर ने कहा, नहीं जी, ये बात नहीं है। वो एक पंचायत में जाना है, देर हो रही है। काशी बोला, देखो ना भैया, भाभी जा ही नहीं रही है। इनका नाच देखने के बाद अब दूसरों का रंग नहीं जम रहा है। तुम चलकर कह दो तो शायद चली जाएं। कौन रोज रोज ये दिन आता है? बिरादरी वाली बात है। लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ काम आ पड़ा तो मुंह छिपाने लगे। अमर ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तो तुमने समझाया नहीं क्या? फिर अंदर जाकर कहा, अरे मुझसे नाराज हो गई क्या मुन्नी? मुन्नी आंगन में आकर बोली, तो मुझसे नाराज हो गए हो कि मैं तुमसे नाराज हो गई? अच्छा, मेरे कहने से चलो। जैसे बच्चे मछलियों को खिलाते हैं उसी तरह तुम मुझे खिला रहे हो लाला। जब चाहा रुला दिया, जब चाहा हंसा दिया। अच्छा, मेरी भूल थी मुन्नी, मुझे क्षमा करो। ऐसा है लाला, अब तो मुन्नी तभी नाचेगी जब तुम उसका हाथ पकड़ कर कहोगे कि चलो हम तुम नाचे। वो अब और किसी के साथ नहीं नाचेगी। जाओ। अरे तो क्या अब नाचना सीखूं? मुन्नी ने अपनी विजय का अनुभव करके कहा, मेरे साथ नाचना चाहोगे तो आप सीखोगे। अच्छा, तुम सिखा दोगे? अब तुम मुझे रोना सिखा रहे हो तो मैं तुम्हें नाचना तो सिखा ही दूंगी। अच्छा, चलो। कॉलेज के सम्मेलनों में अमर कई बार ड्रामा खेल चुका था। स्टेज पर नाचा भी था, गाया भी था, पर उस नाच और इस नाच में बड़ा अंतर था। वो विलासियों की कलाम क्रीड़ा थी, ये श्रमिकों की स्वच्छंद केली। उसका दिल सहमा जाता था। उसने कहा, मुन्नी, तुमसे एक वरदान मांगता हूं। मुन्नी ने ठिठक कर कहा, तो तुम नाचोगे नहीं? यही तो तुमसे वरदान मांग रहा हूं। अमर ठहरो ठहरो करता रहा, पर मुन्नी लौट पड़ी। अमर भी अपनी कोठरी में चला आया और कपड़े पहनकर पंचायत में चला गया। उसका सम्मान बढ़ रहा है। आसपास के गांवों में भी जब कोई पंचायत होती है तो उसे अवश्य बुलाया जाता है, और वो जाता भी है। सलोनी काकी ने अपने घर की जगह पाठशाला के लिए दे दी है।
इधर लड़के बहुत आने लगे हैं। उस छोटी सी कोठरी में जगह ही नहीं है। सलोनी से किसी ने जगह मांगी नहीं, कोई दबाव भी नहीं डाला गया। बस एक दिन अमर और चौधरी बैठे बातें कर रहे थे कि नई शाला कहाँ बनाई जाए। गांव में तो बैलों के बांधने तक की जगह नहीं। सलोनी उनकी बातें सुन रही थी, फिर एकाएक बोल उठी, अरे मेरा घर क्यों नहीं ले लेते? 20 हाथ पीछे खाली जगह पड़ी है। अरे क्या इतनी जमीन में भी तुम्हारा काम न चलेगा? दोनों आदमी चकित होकर सलोनी का मुंह ताकने लगे। अमर ने पूछा, और तू रहेगी कहाँ काकी? हाँ, मुझे घर द्वार लेकर क्या करना है बेटा, तुम्हारी ही कोठरी में आकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। गूलड़ ने मन में हिसाब लगाकर कहा, जगह तो बहुत निकल आएगी। अमर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं काकी का घर नहीं लेना चाहता। महंत जी से मिलकर गांव के बाहर पाठशाला बनवाऊंगा। काकी ने दुखित होकर कहा, क्या मेरी जगह में कोई छूत लगी है भैया? गूलड़ ने फैसला कर दिया, काकी का घर मदरसे के लिए ले लिया जाए। यहाँ मदरसे का अर्थ है वो जगह जहाँ पढ़ाई होती हो, शिक्षा होती हो, एक प्रकार से विद्यालय। शायद उस समय कॉमन लैंग्वेज में उसे मदरसा कहा जाता होगा। उसी में कोठरी अमर के लिए भी बना दी जाए। काकी अमर की झोपड़ी में रहेगी, एक किनारे गाय बैल बांध लेगी और एक किनारे पड़ी रहेगी। आज सलोनी जितनी खुश है उतनी शायद और कभी न हुई हो। वही बुढ़िया जिसके द्वार पर कोई बैल बांध देता तो लड़ने को तैयार हो जाती, जो बच्चों को अपने द्वार पर गोलियां न खेलने देती, आज अपने पुरखों का घर देखकर अपना जीवन सफल समझ रही है। ये कुछ असंगत सी बात है, पर दान कृपण ही दे सकता है। हाँ, दान का हेतु ऐसा होना चाहिए जो उसकी नज़र में उसके मर मर के संचय किए हुए धन के योग्य हो। चटपट काम शुरू हो जाता है। घरों से लकड़ियां निकल आई, रस्सी निकल आई, मजूर निकल आए, पैसे निकल आए। न किसी से कहना पड़ा, न ही सुनना। वो उनकी अपनी शाला थी, उन्हीं के लड़के लड़कियां तो पढ़ते थे, और इस 6-7 महीने में ही उन पर शिक्षा का कुछ असर भी दिखाई देने लगा था। वो अब साफ रहते हैं, झूठ कम बोलते हैं, झूठे बहाने कम करते हैं, गालियां कम बकते हैं और घर से कोई चीज चुरा कर नहीं ले जाते, न उतनी जिद ही करते हैं। घर का जो काम होता है उसे शौक से करते हैं। ऐसी शाला की भला कौन मदद न करेगा? फागुन का शीतल प्रभाव सुनहरे वस्त्र पहने पहाड़ पर खेल रहा था। अमर कई लड़कों के साथ गंगा स्नान करके लौटा, पर आज अभी तक कोई आदमी काम करने नहीं आया। आखिर बात क्या है? और दिन तो उसके स्नान करके लौटने के पहले ही कारीगर आ जाते थे। आज इतनी देर हो गई और किसी का पता नहीं। सहसा मुन्नी सिर पर कलसा रखे आकर खड़ी हो गई। वो शीतल सुनहरा प्रभात उसके गेहुए मुखड़े पर मचल रहा था। अमर ने मुस्कुरा कर कहा, ये देखो, सूरज देवता तुम्हें घूर रहे हैं। मुन्नी ने कलसा उतार कर हाथ में ले लिया और बोली, और तुम बैठे नहीं देख रहे हो? फिर एक क्षण के बाद उसने कहा, तुम तो जैसे आजकल गांव में रहते ही नहीं हो। मदरसा क्या बनने लगा, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। मैं तो डरती हूँ कि कहीं तुम सनक न जाओ। क्या बात कर रही हो, मैं तो दिन भर यहीं रहता हूँ, तुम अलबत्ता जाने कहाँ रहती हो। अच्छा, आज ये सब आदमी कहाँ चले गए? एक भी नहीं आए। अरे तो गांव में है ही कौन? मतलब कहाँ चले गए सब? वाह, लो, तुम्हें खबर ही नहीं है। पहर रात सिरोमनपुर ठाकुर की गाय मर गई, सब लोग वहीं गए हैं। आज तो घर घर शिकार बनेगा। अमर ने घृणा सूचक भाव से कहा, मरी गाय? हमारे यहाँ भी तो खाते हैं ये लोग। क्या जाने, मैंने तो कभी नहीं देखा। और फिर तुम तो। मुन्नी ने घृणा से मुंह बनाकर कहा, मैं तो उधर ताकती भी नहीं। तो समझाती नहीं क्या इन लोगों को? समझाने से भला माने जाते हैं क्या, और वो भी मेरे समझाने से? अमरकांत की वंशगत वैष्णव वृत्ति इस घृणित पिशाच कर्म से जैसे मतलाने लगी। उसे सचमुच मतली हो आई। उसने छूत छात और भेदभाव को मन से निकाल डाला था, पर अखाद्य से वही पुरानी घृणा बनी हुई थी। और वो 10-11 महीने से इन्हीं मुर्दाखोरों के घर भोजन कर रहा है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा मुन्नी। अरे मैं तुम्हारा भोजन अलग पका दूंगी। नहीं मुन्नी, जिस घर में वो चीज पकेगी उस घर में मुझसे अब न खाया जाएगा। सहसा शोर सुनकर अमर ने आंखें उठाई तो देखा कि 15-20 आदमी बांस की बल्लियों पर उस मृतक गाय को लादे चले आ रहे हैं। सामने कई लड़के उछलते कूदते तालियां बजाते चले आते थे। कितना विभत्स दृश्य था। अमर वहां खड़ा न रह सका।
गंगा तट की ओर भागा। मुन्नी ने कहा, अरे तो भाग जाने से क्या होगा? अगर बुरा लगता है तो जाकर समझाओ ना। मेरी बात कौन सुनेगा मुन्नी? तुम्हारी बात ना सुनेंगे तो और किसकी बात सुनेंगे लाला? और जो किसी ने न माना तो, और जो मान गए तो? आओ कुछ कुछ बदलो। अच्छा तो क्या बदती हो, यानी कि क्या शर्त लगाती हो? अच्छा मान जाए तो मुझे एक साड़ी अच्छी से ला देना, ठीक है ना? और ना माने तो तुम मुझे क्या दोगी? एक कौड़ी। इतनी देर में वो लोग और समीप आ गए। चौधरी सेनापति की भांति आगे आगे लपके चले आते थे। मुन्ने ने आगे बढ़कर कहा, ओहो ला तो रहे हो लेकिन लाला भागे जा रहे हैं। गूदड़ ने कौतूहल से पूछा, अरे क्यों, क्या हुआ? यही गाय की बात है, कहते हैं कि मैं तुम लोगों के हाथ का पानी न पीऊंगा। पयाग ने अकड़ कर कहा, अरे बकने दो, न पिएंगे हमारे हाथ का पानी तो हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे, न पिए। काशी बोला, देखो एक तो बहुत दिनों के बाद ये शिकार मिला है, उसमें भी ये बात है। गूलड़ ने समझौते के भाव से कहा, आखिर कहते क्या हैं? मुन्नी ने झुंझला कर कहा, अब उन्हीं से जाकर पूछो। अब भला जो चीज और किसी ऊंची जाति वाले नहीं खाते उसे हम क्यों खाए? इसी से तो वो लोग हमें नीच समझते हैं। पयाग ने आवेश में कहा, अरे तो हम कौन किसी ब्राह्मण ठाकुर के घर बेटी ब्याहने जाते हैं? ब्राह्मणों की तरह किसी के द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाते, ये तो अपना अपना रिवाज है। मुन्नी ने डांट बतलाई, अरे तो ये कोई अच्छी बात है कि सब लोग हमें नीच समझे, वो भी जीभ के स्वाद के लिए? गाय वहीं रख दी गई। 2-3 आदमी गणासे लेने दौड़े। अमर खड़ा देख रहा था कि मुन्नी मना कर रही है पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। उसने उधर से मुंह फेर लिया, उसे कै हो जाएगी। मुंह फेर लेने पर भी वही दृश्य उसके आंखों में फिरने लगा। इस सत्य को वो कैसे भूल जाए कि उससे 50 कदम पर मुर्दा गाय की बोटियां की जा रही हैं। वो उठकर गंगा की ओर भागा। गूदड़ ने उसे गंगा की ओर जाते देखकर चिंतित भाव से कहा, अरे अरे वो तो सचमुच गंगा की ओर भागे जा रहे हैं। बड़ा तनकी आदमी है यार, कहीं डूब डाब न जाए। पयाग बोला, अरे तुम अपना काम करो यार, कोई नहीं डूबेगा डाबेगा, किसी को जान इतनी भारी नहीं होती। मुन्नी ने उसकी ओर कोप दृष्टि से देखा। अरे जान उन्हें प्यारी होती है जो नीच है और नीच बना रहना चाहते हैं। जिसमें लाज है, जो किसी के सामने सिर नहीं नीचा करना चाहता, वो ऐसी बात पर जान न दे सकता है। पयाग ने ताना मारा, हाँ देख रहा हूं उनका बड़ा पक्ष कर रही है भाभी, क्या सगाई की ठहर गई है क्या? मुन्नी ने आहत कंठ से कहा, दादा दादा तुम सुन रहे हो इनकी बातें और मुंह भी नहीं खोलते? अरे उनसे सगाई ही कर लूंगी तो क्या तुम्हारी हंसी हो जाएगी? फिर जब मेरे मन में वो बात आ ही जाएगी तो कौन रोक सकता है? अब इसी बात पर मैं देखती हूँ कि कैसे घर में शिकार जाता है। पहले मेरी गर्दन पर गणासा चलेगा, चलाओ। मुन्नी बीच में घुसकर गाय के पास बैठ गई और ललकार कर बोली, अब जिसे गंडासा चलाना हो चलाए, बैठी हूं। पयाग ने कातर भाव से कहा, हत्या के बल खेलती खाती हो, भला और क्या सलाह है? मुन्नी बोली, तुम्हें जैसों ने बिरादरी को इतना बदनाम कर दिया है, उस पर कोई समझाता है तो लड़ने को तैयार होते हो। गूदड़ चौधरी गहरे विचार में डूबे खड़े थे। दुनिया में हवा किस तरफ चल रही है इसकी भी उन्हें कुछ खबर थी। कई बार इस विषय पर अमरकांत से बातचीत कर चुके थे। गंभीर भाव से बोले, भाइयों यहाँ गांव के सब आदमी जमा है ना, तो बताओ अब क्या सलाह है? एक चौड़ी छाती वाला युवक बोला, सलाह जो तुम्हारी है वही सबकी है, चौधरी तो तुम हो। पयाग ने अपने बाप को विचलित होते देख दूसरों को ललकार कर कहा, अरे खड़े खड़े मुंह क्या ताकते हो यार, इतने जन तो हो, क्यों नहीं मुन्नी का हाथ पकड़कर हटा देते? मैं तो गड़ासा लिए खड़ा हूं। मुन्नी ने क्रोध से कहा, अरे तुम मेरा ही मांस खा जाओगे तो कौन हरज है, वो भी तो मांस है। और किसी को आगे बढ़ते न देखकर पयाग ने खुद आगे बढ़कर मुन्नी का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से घसीटना चाहता था कि काशी ने उसे जोर से धक्का दिया और लाल आंखें करके बोला, भैया अगर उसके देह पर हाथ रखा तो खून हो जाएगा, कह देता हूं। हमारे घर में उस गौ मांस की गंध तक न जाने पाएगी। आए वहां से बड़े वीर बनकर। चौड़ी छाती वाला युवक मध्यस्थ बनकर बोला, अरे मरी गाय के मांस में ऐसा कौन सा मजा रखा है जिसके लिए सब जने मरे जा रहे हो? ऐसा करो, गड्ढा खोदकर मांस गाड़ दो, खाल निकाल लो, और वो भी जब अमर भैया की सलाह हो तब। हमको तो उन्हीं की सलाह पर चलना है भैया, उनकी सलाह पर चलेंगे तो क्या पता हमारा उद्धार हो जाए। सारी दुनिया हमें इसीलिए तो अछूत समझती है कि हम दारू शराब पीते हैं, मुर्दा मांस खाते हैं और चमड़े का काम करते हैं, और फिर इससे ज्यादा हम में क्या बुराई है? दारू शराब तो हमने छोड़ ही दी। हमने क्या छोड़ दी? समय ने छुड़वा दी। फिर मुर्दा मांस में क्या रखा है? रहा चमड़े का काम, तो
उसे कोई बुरा नहीं कह सकता, और अगर कहे भी तो उसकी परवाह नहीं है। चमड़ा बनाना बेचना कोई बुरा काम नहीं होता भैया। गूदड़ ने युवक की ओर आदर की दृष्टि से देखा। अरे तुम लोगों ने भूरे की बात सुन ली ना, तो यही सबकी सलाह है? एक बूढ़े ने कहा। अरे तो एक तुम्हारे या हमारे छोड़ देने से क्या होता है, सारी बिरादरी तो खाती है। भूरे ने जवाब दिया। अरे तो बिरादरी खाती है तो बिरादरी नीच बनी रहे, अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है दादा। गूदड़ ने भूरे को संबोधित किया। तुम ठीक कहते हो भूरे, लड़कों का पढ़ना ही ले लो। पहले कोई भेजता था क्या अपने लड़कों को? मगर जब हमारे लड़के पढ़ने लगे तो दूसरे गांव के लड़के भी आ गए। काशी बोला। और फिर मुर्दा मांस न खाने के अपराध का दंड बिरादरी हमें न देगी, इसका मैं जिम्मा लेता हूँ। देख लेना, आज की बात सांझ तक चारों ओर फैल जाएगी, और वो लोग भी यही करेंगे। अमर भैया का कितना मान है, भला किसकी मजाल है कि उनकी बात को काट दे। पयाग ने देखा कि अब दाल न गलेगी तो सबको धिक्कार कर बोला। हाँ भैया, अब तो महरिया का राज है, महरिया जो कुछ न करे वो थोड़ा। ये कहता हुआ वो गणासा लेके घर चला गया। गूदड़ लपके हुए गंगा की ओर चले और एक गरी के टप्पे से पुकार कर बोले। अरे यहाँ क्या खड़े हो भैया, चलो घर, सब झगड़ा तय हो गया। अमर विचार मग्न था, आवाज उसके कानों तक न पहुंची। चौधरी ने और समीप जाकर कहा। यहाँ कब तक खड़े रहोगे भैया? नहीं दादा, मुझे यहीं रहने दो। तुम लोग वहाँ काट कूट करोगे, मुझसे वो सब देखा न जाएगा। जब तुम फुर्सत पा जाओगे तो मैं आ जाऊंगा। बहू कहते थे कि तुम हमारे घर को खाना न खाओगे। हाँ दादा, आज तो न खाऊंगा, वो मुझे क्या हो जाएगी। अरे लेकिन हमारे यहाँ तो आए दिन यही धंधा लगा रहता है, 2-4 दिन के बाद मेरी भी आदत पड़ जाएगी। तुम तो हमें मन में राक्षस समझ रहे होगे, क्यों? अमर ने छाती पर हाथ रखकर कहा। नहीं दादा, मैं तो तुम लोगों से कुछ सीखने, तुम्हारी सेवा करके अपना उद्धार करने आया हूँ। ये तो अपनी अपनी प्रथा है। चीन एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ बहुत से आदमी बुद्ध भगवान को मानते हैं। उनके धर्म में किसी जानवर को मारना पाप है, इसलिए वो लोग मरे हुए जानवर ही खाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गीदड़, वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। अब तो क्या इससे वो लोग हमसे नीच हैं? कभी नहीं। हमारे ही देश में कितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय मांस खाते हैं। वो जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं। कम से कम तुम उन सबसे तो कहीं अच्छे हो। गूदड़ ने हंसकर कहा। भैया तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुमसे कोई न जीतेगा। अच्छा चलो, अब कोई मुर्दा नहीं खाएगा। हम लोगों ने ये सब तय कर लिया है। हमने क्या तय किया? सबने ही तय किया। मगर खाल तो न फेंकनी होगी ना? अमर ने प्रसन्न होकर कहा। नहीं दादा, खाल क्यों फेंकोगे? जूते बनाना तो सबसे बड़ी सेवा है। मगर क्या भाभी बहुत बिगड़ी थी क्या? गूदड़ बोला। अरे बिगड़ी ही नहीं थी भैया, वो तो जान देने को तैयार थी। गाय के पास बैठ गई और बोली कि अब चलाओ गंडासा, पहला गंडासा मेरी गर्दन पर होगा। अरे तो फिर भला किसकी हिम्मत थी कि गंडासा चलाता? अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।